बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में मौजूद मोहतरम व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 जून 2026 की तारीख है। गर्मी अपने अरूज पर है और दिन है सोमवार का। बैनुल-अक़वामी तौर पे और मकामी तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट ये हफ्ता है और इस हफ्ते में बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज है और वो न्यूज ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन मुआहदा तय पा चुका है और इसमें एक बार फिर सबसे अहम किरदार अदा किया है कतर ने। आप लोगों को याद होगा कि इमरान खान के दौर में जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात थे वो भी दोहा में हुए। काफी लंबे मुज़ाकरात हुए, लेकिन फिर आखिर में वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए और अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकल गया और अफगानिस्तान में एक आज़ाद हुकूमत कायम हो गई। अब भी कतरी पुरुमीद है कि तकरीबन 15 जून को जिनेवा में ये मुआहदा हो जाएगा और ईरान के जितने भी नुकात थे उनको तकरीबन तस्लीम कर लिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है और हमारी दुआ है कि ईरान महफूज रहते हुए ये मुआहदा साइन कर दे और अपने लोगों के लिए खुशहाली के नए रास्ते खोले। अब तक जो तफसीलात आ रही हैं तो उसमें ईरान के नुकात को तस्लीम किया गया है। बहरहाल इसमें एक स्पॉइलर भी मौजूद है। आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो अभी भी लेबनान पर हमले कर रहा है और जो लेबनान का बैरूत का इलाका है वहां पे काफी बमबारी हुई है, लेकिन अब लगता यह है कि अमेरिका जो है वो थक गया है। डोनाल्ड ट्रंप के आसाब जवाब दे गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये मुआहदा हो जाएगा। इससे पहले कि हम मुद्दों पे आए, खबरों पे आए, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था, खासकर जो लोग माली तौर पे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक दरखास्त है कि इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, व्यूज आपके सामने हैं, ताकि ये आवाज आप तक बिला तातुल जो है वो पहुंचती रहे और मैं अपनी कौम की जितनी मुझसे हो सके खिदमत करता रहूं और आपके सामने हकायक लाता रहूं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो वीलॉग नहीं है जिसमें सनसनी है, जिसको जो है ना वो थंबनेल देखकर आप क्लिक करें कि अब ये हो गया, न इसमें पेश गोइयां हैं। इसमें हकीकत पसंदाना जायजा होता है, इसमें माजी होता है, डॉट कनेक्टिंग होती है, ताकि तमाम मामलात आप अच्छी तरह समझ सकें। बस आज हमारे 4 मुद्दे हैं। हम एक मिसिंग पर्सन को याद करेंगे जिसका नाम है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान न कैद है, ना इमरान खान पे कोई केस है, ना इमरान खान ने कोई जुर्म किया है। वो सीधे सीधे अगवा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अगवा कर रखा है और ये पाकिस्तानी तारीख का पहला कैदी है कि जिसको ना मिलने दिया जाता है, ना जिसकी आवाज बाहर आती है। हालांकि भुट्टो साहब के दौर में भी ये नहीं था, यानी भुट्टो साहब जब जेल में थे तो उनके साथ भी ये मामलात नहीं थे जो इमरान खान के साथ हैं। तो आज हम उनको मुख्तलिफ तरीके से याद करेंगे, इमरान खान को। दूसरा हमारा मुद्दा है फील्ड मार्शल से फील्ड मार्शल तक एक खूबसूरत तहरीर कि अयूब खान नफसियाती तौर पे और ज़हनी तौर पे किस तरह तबाह हुए और उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो लूज किया। इसी तरह जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं वो भी नफसियाती और ज़हनी मसाइल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कर दिया है या वो कर रहे हैं इस पे बात करेंगे। फिर जर्नैलों ने पाकिस्तान की जो शहरक थी, मैं नहीं कह रहा, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को शहरक कहा था, तो एक सरकारी भोंपू है, पीटीवी का एक मुलाजिम है, सिफारशी है, उसने बड़ी अजीब तजवीज़ सामने रखी है और अगर जर्नैलों की मर्जी शामिल न हो तो ये तजवीज़ किसी तौर पर भी नहीं आ सकती थी। बहरहाल वो आ गई है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर जर्नैलों ने और पूरी दुनिया ने बल्कि गुलामी के जो तौर तरीके हैं वो बदल दिए हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे जो तारीख से वाकिफ है कि पहले गुलामों की मंडियां लगी करती थी,
چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، ان کے دانت چیک کیے جاتے، ان کے جسم کے اعضاء چیک کیے جاتے اور ان کو خریدا جاتا، پھر ان سے مرضی کا کام لیا جاتا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے قافلے نے نکالا تو وہ سیدھا اسے جو ہے نا وہ وہاں پہ لے گئے غلاموں کی منڈی میں، جہاں پہ غلام جو ہے وہ بکتے تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر پوٹیفار نے خرید لیا۔ وہ ایک علیحدہ قصہ ہے۔ آپ امریکہ کی ہسٹری پڑھیں، امریکہ کی ہسٹری میں اگر آپ کو سب سے نمایاں جو چیز ملتی ہے تو وہ ریڈ انڈینز کا استحصال ملتا ہے، ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کرنا پھر توڑنا، اور وہاں آپ کو غلامی ملتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے صورتحال دیکھنی ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ غلاموں کی کیا صورتحال تھی، تو اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ روٹس دیکھیں۔ یہ ایک فلم ہے، یہ کوئی عام فلم نہیں ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیکھ کے فارغ ہو جائے، یہ سیریز ہے، میرا خیال ہے کوئی 20-25 اس کی ایک ساتھ ہیں۔ روٹس، جڑیں، RWTS، روٹس جب بھی آپ کو موقع ملے تو ایک کلاسک ڈرامہ ہے، ایک کلاسک ہسٹری ہے کہ غلاموں کے ساتھ امریکی کیا کرتے تھے۔ وہ تو بھلا ہو ابراہیم لنکن کا، جس نے غلامی کو ختم کیا، اور آخر اسی چکر میں ابراہیم لنکن نے جو ہے وہ اپنی جان دے دی، یعنی غلامی کو انہوں نے امریکہ سے ختم کیا۔ جو پہلا مدعا آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ مدعا یہ ہے کہ جو غلامی کے طور طریقے ہیں وہ دنیا نے بدل دیے، اور پاکستان میں جرنیلوں نے بدل دیے۔ یہ آپ ملاحظہ کریں، دنیا نے غلامی کے طور طریقے بدل دیے ہیں۔ اب وہ پہلے والے طریقے نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں۔ دنیا بڑی سیانی ہے، اور خاص کر پیسے والے سرمایہ دارانہ دنیا بڑی سیانی ہے۔ زنجیریں اب لوہے کی نہیں، تنخواہوں، کرایوں اور قرضوں کی ہیں۔ اب جو آپ کی زنجیر ہے وہ تنخواہ ہے، اب آپ کی زنجیر کرایہ ہے، اب آپ کی زنجیر قرضے ہیں۔ پاکستان کو دیکھیں نا، IMF کی ہر بات مانتا ہے، IMF پاکستان کا بجٹ بناتا ہے، IMF 11 ارب کا جہاز خریدنے دیتا ہے، IMF 20 ارب کا جہاز خریدنے دیتا ہے، لیکن غریبوں پر فکس چارجز لگاتا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن خان کہتے ہیں کہ IMF جب سے بنا ہے اس کے 2 مقاصد ہیں، نمبر 1 قرض، اس پہ سود لینا، اور نمبر 2 غربت کو پھیلانا۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں تو اب جو آپ کی زنجیریں ہیں، جو بیڑیاں ہیں، وہ تنخواہیں ہیں، اس کے بعد کرائے ہیں، اور اس کے بعد قرضے ہیں۔ وہ تمہیں اتنا کچھ ضرور دیتے ہیں کہ تم بھوکے نہ مرو۔ اگر تم بھوکے مر گئے تو ان کا کام کون کرے گا؟ پاکستانی اگر بھوکے مر گئے تو یہ رعایا کہاں سے لیں گے جن سے یہ کام کرواتے ہیں، جن سے یہ ٹیکس لیتے ہیں؟ مگر اتنا کبھی نہیں دیتے کہ تم آزاد ہو کر جینا شروع کر دو۔ یہ پوائنٹ ہے۔ اتنا دیتے ہیں کہ جسم اور سانس کا رشتہ قائم رہے، اتنا نہیں دیتے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ تم ہر صبح اٹھتے ہو، دفتر جاتے ہو، تنخواہ کے وعدے پر دن بھر اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنے خواب، اپنی جوانی قسطوں میں گروی رکھ دیتے ہو۔ ذرا جو سرکاری ملازمتیں جنہوں نے کی وہ ذرا پیچھے نظر دوڑائیں کہ کس طرح انہوں نے گروی رکھی اپنی زندگی، اپنی جوانی، اور قسطوں میں پیسے لیتے رہے۔ جس طرح آپ ایک گاڑی لیتے ہیں بینک سے اور آپ وہ قسطیں دیتے رہتے ہیں 4 سال 3 سال 5 سال، اسی طرح ہماری زندگی یا ہماری جوانی کی کہانی ہے۔ میرے اپنے ساتھ یہ بیت چکی ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیتی ہوگی، اور شام کو تم بس اتنا پاتے ہو کہ اگلی صبح دوبارہ کام پر جا سکو۔ شام کو کیا ملتا ہے کہ جی بھائی یہ تیار ہو، شام کو رات گھر گزارے، تیار ہو، فریش ہو، اور اگلے دن پھر جو ہے وہ ہمارے پنجوں میں آ جائے۔ جی یہ زندگی نہیں، یہ بقا ہے، اور بقا آزادی نہیں ہوتی۔ بقا یعنی میں نے آپ کو چی گویرا کا بتایا تھا کہ چی گویرا نے کہا کہ اتنا ذلیل کرو عام لوگوں کو، اتنا ذلیل کرو کہ وہ جینے کو نعمت سمجھنے لگیں کہ یہ جو ہم جی رہے ہیں نا، جو سانس لے رہے ہیں، یہ نعمت ہے۔
पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, जीना नेमत है ना, वरना कोई भी सीसीडी आपको कत्ल कर दे। कल आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया से एक फैमिली आती है अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, और 11 साल की एक फूल सी बच्ची वो सीसीडी के हत्थे चढ़ जाती है। कोरोला पे इतनी फायरिंग होती है, इतनी फायरिंग होती है कोरोला पे, उसके इतने सुराख होते हैं, लगता है कि उस गाड़ी में बेंजामिन नेतन्याहू था, या कम से कम उसामा बिन लादेन था। उसमें था कौन? एक मासूम फैमिली, एक हाजी फैमिली, और एक बच्ची जो है वो उसमें जान बहक हो जाती है। तो ये यानी जिंदा रहना वो नेमत है। इस तरह माहौल बना दिया गया है। अगली खबर पे चलते हैं। खबर ये है कि आज सोमवार है, कल मंगल है। आप जानते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। अब सुहेल आफरीदी के पास आखिरी मौका है। सुहेल आफरीदी को सब कुछ दांव पे लगाना होगा। सुहेल आफरीदी ने 8 महीनों में अपने आप को अली मीन गंडापुर से ज्यादा डिस्क्रेडिट कर दिया है, लेकिन वापसी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। अभी भी वो सब कुछ दांव पे लगा दे, वजारत आला दांव पे लगा दे, मौजें दांव पे लगा दे, और इमरान खान के लिए कुछ करें। अगर हुकूमत जाती है तो भाड़ में जाए, और अगर जो है ना वो अदम एतमाद होता है, उनको सजा होती है, उनको कैद होती है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये उनके पास आखिरी मौका है। फिर आपको पता है मुहर्रम शुरू हो जाएगा, और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो होता रहेगा। बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के साथ कुछ कर दिया गया है, लिहाजा इमरान खान किसी को दिखाया नहीं जाता कि इमरान खान की कंडीशन क्या है। बहरहाल सुहेल आफरीदी रुजू कर सकते हैं। वो आपको याद होगा कि इस दफा मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, तो अब जरूरत है कि सुहेल आफरीदी मारे जाएं। हमें कोई परवाह नहीं है कि अगर सुहेल आफरीदी मारे जाते हैं। इमरान खान अगर 3 साल से जेल में हैं, तो हमें सुहेल आफरीदी का भी कोई गम वो नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखें कि शहबाज गिल, आप लोग सारे सुनते हैं उनको, उन्होंने एक पंगा छेड़ दिया है मुजम्मिल असलम से, और उनका पंगा चल रहा है। यानी वो कहते हैं ना कि बकरे को जान की थी और कसाई को खाल की थी। इन लोगों का यही हाल है। इमरान खान की क्या कंडीशन है, इमरान खान की बहनों की क्या कंडीशन है, और ये एक दूसरे पर, शहजाद अकबर, मुजम्मिल असलम और जो है ना वो शहबाज गिल। अब शहबाज गिल से कोई पूछे, बहुत बड़े सहाफी हैं, बहुत मिलियंस में उनके व्यूज हैं, और उनको बहुत लोग सुनता है कि क्या जरूरत थी मुजम्मिल असलम को छेड़ने की। वो एक टेक्नोक्रेट है, पढ़ा लिखा आदमी है, और उसको जो है वो इमरान खान ने लगाया था। उसने फाइनेंस देखना है, उसकी अगर जर्नैलों के साथ गपशप है तो सबकी है। वो फाइनेंस देख रहा है। वो कुछ सियासतदान है? सियासतदान तो सारे इधर उधर हो गए सारे। किधर है वकास अकरम? वो तो सियासतदान है। किधर है सनाउल्लाह खान मस्ती खैर? वो तो सियासतदान है। किधर है असद कैसर? वो तो सियासतदान है। उन्होंने तो इमरान खान के नाम पे वोट लिए, मुजम्मिल असलम ने तो वोट नहीं लिए, वो तो नुमाइंदा भी नहीं है। उसकी तो मेहरबानी है कि वो आप लोगों का फाइनेंस जो है ना वो मैनेज कर रहा है, और अच्छा मैनेज कर रहा है। केपीके की जो माली पोजीशन है वो बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन आप लोगों को कोई समझ नहीं आती कि ये जो है ना अपनी लड़ाइयां बाद में रखें। अब जो शहबाज गिल वो लोगों को आगाह करते थे, वो अब इस चक्कर में पड़े हुए हैं। शहबाज गिल बात करते हैं, फिर उधर से बात आती है सो एंड सो। अगली जो खबर है वो असद तूर साहब ने दी है। आप जानते हैं बहुत जबरदस्त साफी हैं असद तूर। इन्होंने भी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना किबला दुरुस्त किया, वरना ये इमरान खान के इतने मुखालिफ थे, इतने मुखालिफ थे। जिस तरह करबला में जो है वो यजीदी लश्कर वो इमाम आली मकाम का मुखालिफ था, और इनको फौज ने उठवाया भी था। सारी अपोजिशन इनके घर गई थी। कादी फायद ईसा के ये बड़े फेवरेट थे, लेकिन बाद में फिर ज़ाहिर है हर कोई एक्सपोज हो जाता है। असद तूर के सामने कादी फायद ईसा भी एक्सपोज हो गया, और वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन था वो भी एक्सपोज हो गया। आजकल ये राइट साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी खबर ये है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को डर है, खौफ है कि उधर बजट है, उधर केपीके का बजट पेश होना है अभी, तो इमरान खान कोई बड़ा हुक्म जारी न कर दें। अगर इमरान खान ने कोई बड़ा हुक्म जारी कर दिया तो फिर मजबूर होगी
پی ٹی آئی کہ وہ باہر نکلے یا جو عمران خان کہیں اس پہ عمل کرے۔ اگر عمران خان کا حکم آ گیا تو پھر یہ قیادت مائنس ہو جائے گی، پھر جو ورکرز ہوں گے چاہے وہ 100 ہوں، 200 ہوں، 400 ہوں، وہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ اس لیے عمران خان سے جو ملوانا ہے وہ ابھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ شہرگ پر کس طرح حملہ ہوا ہے، یعنی جو پاکستان کی شہرگ ہے اس پر جرنیل جو ہے وہ کس طرح حملہ آور ہوئے ہیں، یہ میں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہے نجم ولی خان، یہ نون لیگ کے ذاتی ملازم ہیں، ان کو سفارش پہ نوکری دی گئی، ہر ٹی وی پروگرام میں یہ آتے ہیں اور یہ فاتح عالم کہتے ہیں فیلڈ مارشل کو، اسحاق ڈار کو اور اردلی کو، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اب ذرا غور کرنا ہے اس ٹویٹ پہ۔ پہلے 1 سال کے لیے تجرباتی طور پر آزاد کشمیر کو مکمل آزاد و خود مختار کر دیں۔ بتائیں، آزاد کشمیر کو کہتا مکمل آزاد کر دیں، کس کی سوچ ہے یہ؟ آپ سمجھ جائیں، جتنی بجلی خریدیں اس کی آزاد حکومت کو رائلٹی دے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کے لیے بجلی کا پنجاب والا ریٹ کر دیں، یعنی 84 روپے تقریباً فی یونٹ، اور آٹے کا بھی جو ان کو سبسڈی ملتی ہے کیونکہ وہ خصوصی علاقہ ہے تو آٹے کا ریٹ بھی دگنا کر دیں۔ کشمیر سے پاکستان جو کچھ بھیجا جائے اس پر سیلز ٹیکس عائد کر دیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ پانی بند، خوراک بند، مشورے سنیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مشورے ہیں، اور جو خوراک والے ٹرک جا رہے ہیں ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، کوئی چیز کشمیر میں پہنچنے نہیں دی جا رہی، وہاں پہ بحران پیدا ہو گیا ہے۔ جی، کشمیر سے پاکستان جو کچھ بھیجا جائے اس پر سیلز ٹیکس عائد کر دیں، ترقیاتی اور سالانہ بجٹ کی معاونت ختم کر دیں۔ بتائیں، کشمیر کو پاکستان پیسے نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ معاہدہ ہے، کشمیر ہماری شہرگ ہے، یہ کہا گیا، یہ کہتا ہے بند کر دیں۔ اس کے بعد ان کے تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں کوٹے ختم کر دیں، بالکل علیحدہ کر دیں۔ جی، پیشکش کر دیں کہ مہاجرین کشمیر کی شہریت رکھ لیں یا پاکستان کی، ان کی شہریت بھی ختم کر دیں، ان کا کشمیری سٹیٹس ختم کر دیں، یا تو وہ مہاجروں جس طرح وہ رولا ڈالا ہوا ہے کراچی والوں نے، وہ 78 سال سے مہاجر ہوئی ہیں، اتنی جائیدادیں بنا لی، وہ مہاجر ہے، کہ ان کو بھی کہیں کہ یا وہ پاکستانی ہوں یا مہاجر ہوں۔ ویسے بھی پاکستان 30% سے اوپر سولر پر جا چکا، یہ بجلی والا ٹنٹا بھی 10-15 برس کا ہی ہے، وہ جو کشمیر سے پانی آتا ہے جس سے بجلی بنتی ہے، تو نجم علی خان کہتے ہیں پاکستان وہ سولر پہ جا رہا ہے تو ان کی بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ ٹنٹا بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ذرا سنتے آئیں۔ ہر گھر میں سولر کی 2-4 پلیٹیں ہوں گی اور نیچے بیٹری، رہ گیا پانی تو پانی نے نیچے آنا ہی آنا ہے۔ بتائیں، کشمیر اوپر ہے، ظاہر ہے پانی نے نیچے ہی آنا ہے، یعنی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیری پانی کا کیا کر لیں گے، تو بھارت بھی اوپر ہے، اس نے بھی بند کر دیا، اس کو کچھ کرے، وہ بھی اوپر ہے نا، اس کو کچھ کریں۔ جی، اسے بھارت نہیں روک سکا تو یہ کیا روکیں گے؟ جھوٹ سنیں، بھارت روک رہا ہے، روک دیا پاکستان نے، پاکستان کا پانی۔ ہمیں وادی نیلم سیر کے لیے آنے دیں گے تو ان پر روپے خرچ کر دیں گے، ورنہ ہے نا ہمارے پاس بہت پہاڑ، بہت وادیاں۔ لینگویج چیک کریں ذرا، کتنی تحقیر امیز لینگویج ہے کہ روپے دیں گے۔ 70-80 برس نہیں بنا کشمیر پاکستان تو اب کیا کریں؟ کس نے نہیں بنایا؟ کس نے بنانا تھا؟ ہم نے۔ جی، پالیں بھی اور داڑھی بھی نچوائیں، پالیں بھی، یہ پال رہے ہیں۔ یہ جو گاڈ کمپلیکس ہے نا، خدا بننے کا یہ عارضہ، پالیں بھی، یہ پال رہے ہیں کشمیر کو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کمیونٹی کتنی امیر ہے، کبھی میرپور جائیں، گھگیال جائیں،
एक एक घर के 3-3 बंदे यूरोप में हैं, ये कह रहे हैं उन्हें पालें भी जी और दाढ़ी भी नचवाएं। हमने इन नाशुकरों के लिए क्यों दुश्मनी पाल रखी है? 70-80 वर्ष से उनके लिए जंगें लड़ रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं, अपनी 1-1.5 लाख फौज उधर फंसा रखी है। न ये तनाज़ा होगा न दुश्मनी। बताएं, मुकम्मल तैयारी बाजवा वाली कि इसको छोड़ें, इसको काट के फेंक दें। हालांकि इसी के नाम पे फौज बनाई गई, इसी के नाम पे इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की गई। अब कह रहे हैं दफा करें, इसको काट के फेंकें। हमने खामखाही अपने बेटे मरवा दिए, ये जाने और इनका दिफा जाने। तो जाएं जी, भाड़ में जाएं, अपना दिफा खुद करें। ओ भाई, लाहौर, ननकाना, हसन अब्दाल, करतारपुर खुल के आओ और हम भी ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के दरबार पर जाते हैं। कह दें उनसे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यही ख्वाब है इनका, बॉर्डर खोल दें, दुश्मनी ना हो। वो इधर करतारपुर है, ननकाना साहब है, और हम जो है ना वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास जाएं। जरा गौर करें अल्फाज पे। जी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, क्या ख्याल है इजी हो जाए। ये नजम अली खान कह रहा है, फौजियों का भोंपू, शरीफ खानदान का भोंपू। इनकी ख्वाहिश यही है। जरदारी ने कहा था ये ग्रेटर पंजाब के चक्कर में है। जरदारी, मैं नहीं कह रहा कि ये शरीफ जो खानदान है वो है गद्दार, पाकिस्तान से मुखलिस ही नहीं है कि जी अब ये आप सुन लें। इसको रखा गया है, उस पे ट्विटर पे चले जाए, नजम अली खान को निकाल लें। ये ट्वीट वैसे आ सकता है इनकी मर्जी के बगैर। अगली खबर पे आए, साबिर शाकिर कहते हैं कसम खाकर कि मुझे 5 साल हो गए हैं जलावतन हुए। मैं यहां पे हजारों लोगों से मिला। लोगों की राय है कि जो कुछ पाकिस्तान की फौज करती थी, आर्मी करती थी, जर्नैल करते थे, हम कहते थे कि बिल्कुल ठीक है, लाजमी इसमें पाकिस्तान का फायदा होगा। लेकिन जब उन्होंने इमरान खान को हटाया तो हमारी राय तब्दील हो गई कि जो पाकिस्तान का भला कर रहा था, जो पाकिस्तान को 6.1 ग्रोथ दे रहा था, जो डैम बना रहा था, जो ज़राअत को तरक्की करवा रहा था, जो आजाद खारजा पॉलिसी लेकर आने की कोशिश कर रहा था, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में यहूद और नसारा और हनूद के बखियों ढेर दिए थे, उसको हटा दिया गया। फिर हमारी राय चेंज हो गई। अब राय चेंज होना ये किसी के बस में नहीं है, दिलों का फिर जाना ये किसी के बस में नहीं है। आपको याद होगा हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कभी रेत पे लटाते, कभी सीने पे पत्थर रखते, कभी कोड़े मारते, और वो एक ही आवाज कहता, आहद आहद, जान से मार दें। वो फिर वो अल्लाह पाक जो है ना वो हिदायत दे देता है। अल्लाह पाक जो है ना दिलों में रहता है, लोगों के दिलों में अल्लाह पाक ने इमरान खान की थोड़ी सी जगह बना दी। ये साबिर शाकिर का तजिया है। आगे दिलचस्प बात सुने, फरुख वड़ाइच हैं बड़े जबरदस्त, ये पॉडकास्ट करते हैं। इन्होंने पॉडकास्ट किया है अली डार का। अली डार कौन है? ये जो है ना वो दामाद है नवाज शरीफ का, ठीक है जी, और मरियम नवाज का या सफदर का साला है। आजकल पंजाब में सुना है कि ये डिफेक्टो वजीर आला है, सारे मामला यही चला रहा है, और इसको अब तैयार किया जा रहा है क्योंकि ये खानदान शरीफ खानदान के पैसों को ठिकाने लगाता है, उनको पार्क करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। ये बड़े प्यारे हैं इनको, ठीक हो गया जी। इनसे सवाल हुआ कि क्या आपके दादा की साइकिलों की दुकान थी? गौर करना है। अली डार ने कहा कि बिल्कुल थी, ठीक हो गया। लेकिन वो जो साइकिल था उस दौर में मर्सिडीज के बराबर था। बताएं, दुनिया में कभी कोई साइकिल मर्सिडीज के बराबर आया है? और वो भी पाकिस्तान में? कि थी, बिल्कुल थी, लेकिन वो साइकिल मर्सिडीज के बराबर थी।
क्योंकि अगला सवाल होना था कि ये अगर दादा की साइकिलों की दुकान थी तो माल मेरे दादा हाजी अकबर खान, गांव में जाकर पूछ ले मेरे दादा के बारे में। मेरे दादा, ये जो जेलम या खीवड़ा वगैरह के लोग हैं इनको पता होगा, खीवड़ा में एक है जो है ना वो आईसीआई आईसीआई यानी ये जो है ना वो आईसीआई मेरा ख्याल है जी, ये शायद मैं नाम भूल रहा हूं, सोडा ऐश की जो है ना वो फैक्ट्री है सोडा ऐश की। वहां पे मेरे दादा ने 25 साल नौकरी की, वहां से रिटायर हुए खीवड़ा से। तो अब मेरे दादा खीवड़ा से रिटायर हुए तो मैंने भी दादा जैसे ही होना था, आम बंदा। जिसके दादा की साइकिलों की दुकान है उनके दुबई में प्लाजे हैं, उनके दुबई में दुनिया के सबसे महंगे और बड़े शोरूम हैं। बहरहाल वो कहता है कि वो साइकिल उस वक्त दुनिया में और पाकिस्तान में मर्सिडीज के बराबर थी। जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको आपने समझना है, वो मुद्दा ये है कि फील्ड मार्शल से फील्ड मार्शल तक जहनी और जो है ना वो नफ्सियाती मसाइल, ये आपने इस पे गौर करना है। मैं समझता हूं कि जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने मादरे मिल्लत मिस फातिमा जिन्ना से धौंस धांधली के जरिए सदारती इंतखाब जीता तो वो ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर टूट चुका था। धौंस और धांधली पे मिस फातिमा जिन्ना को हरा दिया। 8 फरवरी 2024 को धौंस धांधली से इमरान खान को हरा दिया गया। डॉट कनेक्टिंग करते हैं, उसको लगता था तो वो ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर टूट चुका था। उसको लगता था मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई है। मिलाते हैं खुद अपने हीरो इमेज की बहाली के लिए पहले उसने बतौर टेस्ट रन ऑफ कुछ या रन ऑफ कच्छ की बहाली के लिए पहले उसने जो एक मुतनाज़ा इलाका था उस पर चढ़ाई की। जब देखा कि इंडिया ने बैन अल-अक़वामी सरहद पर जवाबी कार्रवाई नहीं की तो उसने कश्मीर एडवेंचर किया, कश्मीर में ऑपरेशन शुरू कर दिया। मेरे ख्याल है जिब्राल्टर नाम था, जिससे ना सिर्फ खुद को जलील कराया बल्कि इंडिया के सामने पाकिस्तानी फौज को एक्सपोज कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, एक्सपोज कर दिया जी। इंडिया को पता चल गया कि ये नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाली फौज है। नाम तो बहुत बड़ा है, अंदर तो कुछ नहीं है। जब वो ऑपरेशन नाकाम हुआ जी, हुकूमत में इतने साल दखल अंदाजी के बाद लड़ने वाली फौज नहीं रही थी। हुकूमतें बनाना गिराना भी देख ले, लड़ने वाली फौज रही ही नहीं। लड़ने वाली फौज जी, जिसका फायदा उसने 1971 में उठाया। उन्होंने तजिया कर लिया कि ये कितने पानी में है। 1965 में पाकिस्तान सनती तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, ज़री इनकलाब भी आ रहा था, अमेरिका से हथियार भी मिल रहे थे, सब रुक गया और पाकिस्तान जबरदस्त मुआशी बहरानों में घिरता चला गया। 1965 की जंग ने बंगालियों को भी ये एहसास पुख्ता किया, बंगालियों में भी, कि फौज और मगरबी पाकिस्तान को हमारी परवाह नहीं। बंगाली इतनी प्रायोरिटी नहीं, तरजीह नहीं, क्योंकि 65 में जंग के जमाने में मशरकी पाकिस्तान में दिफा के लिए कोई इंतजाम ही नहीं था। साथ वाले बाजू में कोई इंतजाम ही नहीं था जी। कुल 3000 फौज वहां थी, 3000। इंडिया चाहता तो एक रात में पूरा मशरकी पाकिस्तान ले सकता था। अयूब कमजोर होता गया और चंद साल बाद उसको याया के हवाले मुल्क करना पड़ा। एक सर्विंग जनरल साहब ने मुझसे 12 वर्ष पहले एक मुलाकात में कहा था कि अगर 1965 वाली जंग ना होती तो शायद 1971 वाली भी ना होती। ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल खुद देखें एक शख्स के
और हम इस तरह दुनिया के सामने जलील ना होते। वो उस वक्त 65 की जंग के मुल्क पर मुआशी, सियासी, समाजी और नफ्सियाती असरात पर किताब लिख रहे थे। जनरल साहब जिनसे मुलाकात हुई, जिन्होंने 65 की जंग लड़ी, कहते थे 2 साल बाद रिटायर होके छुपवाऊंगा। अब तो उनको रिटायर हुए भी बरसों हो गए हैं, लेकिन किताब न छुपवा सके। किस तरह छुपवा सकते हैं? ये ख्यालात थे उनके कि मामला शुरू कहां से हुआ, बिगड़ा कहां पे, पाकिस्तान कैसे टूटा। ये सारी बातें अगर एक चश्मदीद गवाह लिख दे और वो भी जर्नैल, तो क्या तमाशा हो। इसलिए वो किताब आज तक मार्केट में नहीं आई। एक और खबर आपके सामने शेयर करता हूं। खबर यह है कि मुराद सईद की कॉल पे बहुत ज्यादा लोग स्वात में निकले और उन्होंने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगली बात, वो शाहिद खटक साहब, इन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे कौमी असम्बली में। शाहिद खटक साहब ये सुन सुनकर कान पक गए हैं और लोग उकता गए हैं। लोग आपकी इन बातों से, आपकी इन बड़कों से अब लोगों को इत्मीनान होने वाला नहीं है। अगर आपने कुछ करना है तो बाहर आए, गर्मी महसूस करें, अपनी सीटें छोड़ें, इस्तीफे देने पड़ें तो इस्तीफे दें, सोटे खाने पड़ें तो सोटे खाएं, लेकिन बाहर आए जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो इम्तियाजुल हक साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि अर्दली ने जो मुल्क के साथ कर दिया है शहबाज शरीफ ने, तो अब NA 34 तेहरान से उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये खैर पहले भी हार गए थे, पहले कौन से जीते थे। बहरहाल अब इम्तियाजुल हक ने उनको मशवरा दिया है कि जो है ना वो NA 34, अब पत्नी NA 34 तेहरान में है या नहीं है, बहरहाल वहां से इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आज हम याद करेंगे एक मिसिंग पर्सन को। ये तहरीर एक मिसिंग पर्सन के लिए है, ठीक है जी, गुमशुदा मिसिंग पर्सन जो पिछले 3 साल से नहीं देखा गया और पिछले कई माह से उसके खानदान में से किसी ने उससे बात की ना मुलाकात की। मिसिंग पर्सन जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल पर्सन है लेकिन गायब है। मिसिंग पर्सन जिसकी एक आंख मिसिंग कर दी गई, लेकिन इस निजाम और इस अवाम के कान पर जूं तक न रेंगी। मिसिंग पर्सन जिसका मुकदमा न किसी थाने में दर्ज होता है न किसी अदालत में दायर होता है। मिसिंग पर्सन जिसको मिसिंग करने के लिए इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ही मिसिंग हो गई, वहां अदल मिसिंग हो गया, वहां इंसाफ मिसिंग हो गया। मिसिंग पर्सन जिसका इंतखाबी निशान मिसिंग कर दिया गया, जिसका बैलेट बॉक्स मिसिंग कर दिया गया। मिसिंग पर्सन जिसको मिसिंग करने के लिए इस मुल्क का आइन तरमीम ज़दा करके मिसिंग कर दिया गया। मिसिंग पर्सन जिसके सब मुकदमे भी मावराए अदालत, जिसकी सब सजाएं भी मावराए अदालत, जिस पर इल्जाम भी मावराए अदालत, जिसका अंजाम भी मावराए अदालत। मिसिंग पर्सन जिसके वसीले से इस मुल्क में कैंसर मिसिंग होने लगा, पर आज वो खुद आमरीयत के कैंसर से घायल मिसिंग नजर आता है। मिसिंग पर्सन जिसके अपने भी मिसिंग, जिसके समन भी मिसिंग, जिसकी अवाम भी मिसिंग, जिसके मिनिस्टर भी मिसिंग। मिसिंग पर्सन जिसके वकील भी मिसिंग, जिसके मुशीर भी मिसिंग। मिसिंग पर्सन जिसके जेल के बाहर धरना भी मिसिंग, अवाम का बिफरना भी मिसिंग, पार्टी का एहतजाज भी मिसिंग, कोई हड़ताल, कोई लॉन्ग मार्च भी मिसिंग। मिसिंग पर्सन जिसकी मीडिया पर से अब खबर भी मिसिंग, जिसका नाम भी मिसिंग। मिसिंग पर्सन जिसके बगैर इस नौजवान का सियासत में इश्तियाक भी मिसिंग। मिसिंग पर्सन जिसके बगैर इस मुल्क के गरीब का एहसास भी मिसिंग, जिसके बाद बेघर की पनाहगाह भी मिसिंग।
मिसिंग पर्सन जिसके बाद बीमार का हेल्थ कार्ड भी मिसिंग, जिसके बाद बिलियन ट्री और माहौलियात की बात भी मिसिंग, मिसिंग पर्सन जिसके बाद मुल्क का वकार भी मिसिंग, आजाद खारजा पॉलिसी भी मिसिंग, मिसिंग पर्सन जिसके बाद वर्दी की हुर्मत भी मिसिंग और पासबान से मोहब्बत भी मिसिंग। ये मेरी तहरीर उस मिसिंग पर्सन के नाम है जिसका मिसिंग होना अब इस मुल्क, इस निजाम और इस अवाम के लिए एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। नॉर्मल है जी। और सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि इस नसियान, भूल जाने वाली बीमारी, इस नसियान और इस बेवफाई और तोता चश्मी पर हमारा ज़मीर भी मिसिंग, ज़मीर भी मिसिंग हो गया। इमरान खान मिसिंग नहीं हुआ, ये सारी चीजें मिसिंग हो गई। और एंड पे जो हमारा ज़मीर है, कहते हैं हर बंदे का ज़मीर होता है, वो ज़मीर भी मिसिंग हो गया। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।